ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस सफर की है जहां गांव की धूल से उठकर एक नाम सत्ता के गलियारों में गूंज बन जाता है। जहां एक शख्स विरोधियों के लिए बाहुबली बनता है तो अपने समर्थकों के लिए मसीहा। और यही दो चेहरे मिलकर बनते हैं एक ऐसा किरदार जिसे लोग जानते हैं मदन सिंह कसाना, यानी मदन भैया के नाम से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी से। दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक साधारण से गांव जावली से, जहां धूल उड़ती है, खेतों में मेहनत होती थी और जिंदगी सीधी सादी थी। लेकिन उसी मिट्टी में एक ऐसा लड़का जन्म लेता है जो आगे चलकर सियासत की दुनिया में तूफान बन जाता है। 11 सितंबर 1959 को जन्मे मदन सिंह कसाना एक संपन्न परिवार से जरूर थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनके परिवार से नहीं बल्कि उनके अपने दम से मिली। उनके पिता भोलेराम सिंह कसाना पेशे से वकील और पटवारी थे और मां होशियारी देवी ने उन्हें संस्कार दिए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। दर्शकों, बचपन से ही मदन भैया का स्वभाव अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं मदन कसाना एक अजीब सा आत्मविश्वास और दबंग अंदाज नजर आता था। गांव के माहौल में उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन असली बदलाव आया उनके कॉलेज के दिनों में। जैसे ही उन्होंने कॉलेज पे कदम रखा, वैसे ही उनकी पहचान बनने लगी। वो सिर्फ पढ़ने वाले छात्र नहीं थे बल्कि ऐसे शख्स थे जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, चाहे सामने कोई भी हो। धीरे धीरे उनका नाम कॉलेज में गूंजने लगा। झगड़े, विवाद, सस्पेंशन, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। कहा जाता है कि उन्हें 9 बार तक सस्पेंड किया गया, लेकिन हर बार वो मजबूत होकर लौटे। और यहीं से शुरू हुआ एक नाम, भैया, फिर भैया जी और फिर हमेशा के लिए बन गए मदन भैया। दर्शकों, अब जरा बात करते हैं मदन भैया के उस सियासी सफर की जिसने उन्हें सिर्फ एक दबंग चेहरा नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी बना दिया। मदन सिंह कसाना का करियर सीधा सपाट नहीं था, बल्कि उसमें कई मोड़, कई दल, कई जीत और कोई हार शामिल थी। और यही चीज इसे और दिलचस्प बनाती है। मदन भैया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1979 में की, जब उन्होंने पहली बार बागपत जिले की खेकड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। इस समय वो जेल में थे, गौर करिएगा दर्शकों, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया। भले ही वो इस चुनाव में हार गए, लेकिन उन्होंने इतना दमदार प्रदर्शन किया कि राजनीतिक दलों की नजर उन पर टिकी रही। इसके बाद साल 1991 में उन्होंने फिर से खेकड़ा सीट से चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने जनता दल के साथ ये चुनाव भी उन्होंने जेल में रहते हुए लड़ा। लेकिन इस बार जनता ने उन्हें जीत दिलाई और वो पहली बार विधायक बने और यहीं से उनका असली सियासी सफर शुरू हुआ। फिर आया साल 1993 जब मदन भैया ने मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और इस बार उन्होंने सपा के टिकट पर खेकड़ा से चुनाव लड़ा और दूसरी बार विधायक बने। और दर्शकों, यही वो दौर था जब उनका कद तेजी से बढ़ रहा था और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत गुर्जर नेता के रूप में उभर रहे थे। लेकिन दर्शकों, जहां ताकत होती है वहां विवाद भी होता है। मदन भैया का नाम कई आपराधिक मामलों में आया, उन पर गंभीर आरोप लगे जिनमें हत्या जैसे मामले भी शामिल थे और यही वजह थी कि विरोधियों ने उन्हें बाहुबली कहना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि उनके समर्थकों के लिए वही इंसान एक हीरो भी था, एक ऐसा नेता जो गरीबों की मदद करता था, उनके हक के लिए लड़ता था और उनके साथ खड़ा रहता था। दर्शकों, अब बात करते हैं उनकी सबसे चर्चित पहचान की और वो है बुलेट प्रूफ कार। जब उन पर जानलेवा हमले हुए तब उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। बुलेट प्रूफ एसयूवी पायलट गाड़ियां, सुरक्षा गार्ड, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उनका काफिला जब सड़कों पर निकलता था तो लोगों को एहसास हो जाता था कि कोई बड़ा नेता गुजर रहा है। लेकिन दर्शकों, असली झटका साल 2001 में लगा। सितंबर का महीना था और उनके जावली स्थित फार्म हाउस पर हमला हुआ। 4 हमलावर अंदर घुसे, गोलियां चली, माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और उनके सुरक्षा गार्डों ने हमलावरों को रोक दिया। हमलावर भागे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गुस्से में लोगों ने हमलावरों को मार डाला और पूरे गांव में मातम जैसा माहौल बन गया। उस दिन गांव में चूल्हे नहीं जले, बाजार बंद हो गए और लोगों ने यह मान लिया था कि उनका नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब मदन भैया सामने आए तो जैसे पूरा इलाका फिर से जिंदा हो गया। ये घटना उनकी छवि को और मजबूत बना देता है। अब वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि अजय बन चुके थे। दर्शकों, अब कहानी में आता है सियासत का सबसे बड़ा टकराव, जहां मामला सिर्फ 2 नेताओं की प्रतिद्वंद्विता का नहीं था बल्कि पूरी ताकत, वर्चस्व और समाज के भरोसे की लड़ाई बन चुका था। एक तरफ थे मदन सिंह कसाना
जो तेजी से उभरते हुए एक मजबूत क्षेत्रीय नेता बन रहे थे, और दूसरी तरफ थे डीपी यादव, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही गहरा प्रभाव था। लेकिन ये टकराव अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ी घटना थी, और वो थी महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड। इस घटना ने पूरे गुर्जर समाज को झकझोर कर रख दिया था और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। समाज को लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जिसमें सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे। उस समय प्रदेश की सत्ता में मुलायम सिंह यादव, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गुर्जर समाज के गुस्से को शांत करना और अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाए रखना। ऐसे में उन्होंने एक बेहद अहम और रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने धीरे धीरे डीपी यादव से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनका नाम इस विवाद से जुड़ने के कारण उनकी छवि पर असर पड़ रहा था। और दूसरी तरफ उन्होंने एक नए चेहरे को आगे बढ़ाया, जो जमीन से जुड़ा हुआ था और समाज में मजबूत पकड़ रखता था, और वो चेहरा था मदन भैया का। मदन भैया पहले से ही अपने इलाके में दबंग छवि, निडर स्वभाव और लोगों के बीच मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते थे। इसलिए मुलायम सिंह यादव को लगा कि गुर्जर समाज का भरोसा वापस जीतने के लिए उनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। बस यही वो मोड़ था जहां ये दोनों नेताओं को रास्ते अलग हो गए और टकराव की शुरुआत हो गई। इसके बाद ये मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि प्रभाव और ताकत दिखाने की जंग बन गया, जहां दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के जरिए अपना दबदबा साबित करने में जुट गए। धीरे धीरे टकराव इतना गहरा हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायी चर्चा का विषय बन गया, और दोनों नेताओं के समर्थक भी अलग अलग खेमों में बंट गए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी थी कि राजनीति में सिर्फ ताकत होना काफी नहीं होता, सही समय पर सही रणनीति असली खेल बदलती है। और इसी रणनीति ने एक तरफ मदन भैया की ओर मजबूत बना दिया, तो दूसरी तरफ डीपी यादव के साथ उनकी दुश्मनी को सियासत की सबसे चर्चित कहानियों में बदल दिया। और देखते ही देखते दर्शकों, साल 2007 में उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली और खेकड़ा सीट से चुनाव लड़ा। इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की और चौथी बार विधायक बने। आरएलडी के साथ उनका ये जुड़ाव खास रहा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पार्टी का मजबूत आधार रहा है, खासकर जाट और गुर्जर समुदाय में। लेकिन फिर आया साल 2012, जब डेलिमिटेशन के कारण खेकड़ा विधानसभा सीट खत्म हो गई और नई सीट लोनी बन गई। मदन भैया ने आरएलडी के टिकट पर लोनी में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरकर किस्मत आजमाई, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। साल 2022 में भी उन्होंने लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी उन्हें हार मिली। ऐसा लगने लगा था कि उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है। लेकिन दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी साल 2022 में खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ, जो बीजेपी विधायक की अयोग्यता के कारण खाली हुआ था, और इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया था, और यही उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया और 5वीं बार विधायक बन गए। ये सिर्फ जीत नहीं थी दर्शकों, ये एक संदेश था कि मैं अभी भी जिंदा हूं। दर्शकों, आज भी मदन भैया का नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग भाव आते हैं। कुछ लोग उन्हें डर से देखते हैं, तो कुछ सम्मान से और कुछ उम्मीद से। उनके समर्थकों के लिए वो एक लोकनायक हैं, जबकि विरोधियों के लिए एक विवादित चेहरा। तो दर्शकों, आखिर सच्चाई क्या है? क्या मदन भैया एक बाहुबली नेता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो अपने लोगों के लिए लड़ता आ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी भारत।